नमस्कार। बजट बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको अब हर रोज स्वदेश पर शाम 5 बजे देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी बजट से जुड़ी अहम खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें और बजट से आखिर क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री की और आम जन की, ये सभी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ ही जो बिग वॉइसेस हैं बजट पर, उनकी राय भी आपको सुनवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे दो सहयोगियों की एक बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, हमारे साथ आज हमारे दो सहयोगी दो बड़ी खबरें लेकर आए हैं। एक तरफ हैं प्रकाश तो दूसरी तरफ हैं सुमित, और इन दोनों की खबरों का हम रुख करेंगे और बारी बारी से जानेंगे कि आखिर बजट को लेकर इनके पास क्या अहम जानकारी है। सबसे पहले हम प्रकाश का रुख करेंगे। सरकार की कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर में किसी बदलाव की मंशा नहीं है और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर को बदल सकती है और जो कैपिटल गेन टैक्स के जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल या एचएनआई के जो इनकम स्लैब है उसके साथ उसको लिंक कर किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, खासकर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 या इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि प्रस्तावित है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो प्रस्तावित है, जिसकी संभावना है कि आगामी बजट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की खबरें आ रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकती है। ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार जो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर रही है वो बेसिकली प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, या फिर कुछ जो पुराने ऐसे रूल्स हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इससे संबंधित बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं, ड्राफ्ट रेडी है और आगामी बजट सेशन में इसको पेश किया जा सकता है। लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी में या रेट्स में कोई बड़े बदलाव होंगे वो इस प्रस्ताव इस अमेंडमेंट्स के पार्ट नहीं है। सूत्र में बता रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं नहीं चल रही हैं, बल्कि ये उस अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि सरकार का प्रयास ये है कि इंडिविजुअल्स और एचएनआईज के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको बना के रखा जाएगा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो और क्लैरिफिकेशन सरकार दे सकती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे प्री बजट कंसल्टेशन के समय में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है पिछले बजट में, जिसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है ताकि जो रियल एस्टेट बायर्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो इससे इस तरह के क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण सरकार दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको सरकार बदल देगी या फिर इनकम टैक्स स्लैब के साथ जोड़ देगी, जिस तरह की खबरें चल रही है। इससे संबंधित जो डेवलपमेंट है उससे जो हमारे सोर्स हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये थी प्रकाश की खबर। अब सुमित की खबर की ओर बढ़ते हैं। बजट में शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर बड़ी खबर आ सकती है और एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। बजट 2025 में शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। इसके चलते जो शिप बिल्डिंग कंपनी होंगी उनको इजियर लोन और लॉन्ग पेमेंट प्लान में मिल सकते हैं और कुछ कंसेशन मिल सकती हैं जब वो बाहर जाते हैं, बिडिंग के लिए देश से बाहर जाते हैं। अगर बात करें पूरे सिनेरियो की तो भारत अभी 18वें पायदान पे है और उसको पहले 5 में लाने का लक्ष्य है 2047 तक। ग्लोबल शिप बिल्डिंग की बात करें और शिपिंग सेक्टर की बात करें तो इसको चाइना, साउथ कोरिया, जापान डोमिनेट करते हैं, पर भारत अग्रसर है इसमें और अपनी बढ़त बनाने के लिए उसका अभी जो इसका हिस्सा है 1% से लेस है, पर एम्बिशन बड़े हैं, सोच बड़ी है, इसलिए सरकार इसको इस तरफ पुश करना चाहती है। कुछ और फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात भी चल रही है वित्त मंत्रालय से, शिपिंग मंत्रालय की, और ये भी अनाउंस किए जा सकते हैं। इसका फायदा भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को डेवलप करने में होगा, साथ ही साथ इसके कुछ मिलियंस ऑफ जॉब्स मिलेंगी भारतीय नागरिकों को। तो इसका सबसे फायदा यही होने वाला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से इसको इजियर फाइनेंसिंग, लोन, कंसेशन, ये सब मिलेगा। अब देखने की बात यह है कि बजट एक को ये जब अनाउंस होगा तो इस पे क्या क्या और असर बाकी शिप बिल्डिंग कंपनी पे दिखता है।
चलिए, तो सुमित की भी खबर आपके सामने आई है, लेकिन प्रकाश जो है वो एक और अहम खबर के साथ जुड़े हुए हैं और बजट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। इसके लिए एमएसएमईज के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फिर से लॉन्च हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी प्रकाश प्रियदर्शी से लेते हैं। जी प्रकाश। देखिए, आगामी बजट में एमएसएमई सेक्टर से संबंधित कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इससे संबंधित कुछ प्रस्ताव जो है वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई की तर्ज पर फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। अभी इसके लिए इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है और ओवरऑल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें और उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हिस्सेदारी है करीब करीब 20 से 22% है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की सिफारिश की गई है कि मौजूदा पीएलआई स्कीम के तर्ज पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। अब सरकार या तो नई स्कीम की घोषणा कर सकती है या मौजूदा पीएलआई स्कीम के तहत ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ 5 साल के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की घोषणा की जा सकती है ताकि आने वाले दिनों में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर की बात करें, उनके लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो कि 31 दिसंबर 2024 को इस स्कीम की अवधि समाप्त हो गई है, इसकी म्याद खत्म हो गई है, उस स्कीम को फिर से लॉन्च किया जा सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है और इस बात की मांग की है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए इस स्कीम को फिर से रीलॉन्च करने की ज़रूरत है कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स के साथ। इस बात की भी सिफारिश की गई है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी रिलैक्स किया जाए ताकि जो स्मॉल एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा हो। इस स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 50 लाख रुपए तक फिक्स किया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें एक्सपोर्टर्स को कैसे मदद की जाए, खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स की। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और सरकार इसको विचार कर रही है और इसको रीलॉन्च किया जा सकता है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के साथ। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। सुमित भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सबकी निगाहें वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किए जाने वाली राहतों पर है। टैक्स छूट को लेकर सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों की क्या उम्मीदें हैं, वित्त मंत्री से वो क्या अपील कर रहे हैं, ये जाना मेरी सहयोगी कविता थपलियाल ने मुंबई के सीनियर सिटीजन से। जाइए आपको ये दिलचस्प बातचीत दिखाते हैं। Hello and welcome. You're watching this budget exclusive interaction and budget expectation interaction where I'm at Dadar Shivaji Park, the very famous Mumbai Dadar Shivaji Park, and I've got a bunch of senior citizens with me. और चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब नई सरकार के बाद जो पहला फुल बजट आने वाला है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, एक आम टैक्स पेयर की भी, एक प्रोफेशनल की भी, सीनियर सिटीजन्स की भी, महिलाओं की भी। तो जब तक हम इनकी बात करें, वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, ये क्या चाहते हैं अब की बार वित्त मंत्री साहिबा से, पेंशन्स की बात हो, टैक्स रिलीफ्स की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, हाउसिंग की बात हो, व्हाट एग्जैक्टली द सीनियर सिटीजन ऑफ दिस country demand from the finance minister. Let's talk about this, sir. Thank you so much. In fact, all of you, thank you so much for joining me today. Sir, what are your demands? We are professional. Yeah. तो मुझे कहना है हाँ. कि जो इनकम जो है लिमिट है सबकी, बराबर, टैक्सेस जो है हाँ. वेरी हाई है। हाईएस्ट टैक्स 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए जो भी है। और जो स्मॉल जो है 5 लाख फ्री, 5 के ऊपर 5%, 10 के ऊपर 15% एंड 20 के ऊपर 20 फ्लैट रेट। ये अपना कॉर्पोरेट लेवल इज द 25% फ्लैट। मैं ये पसंद करता हूँ क्या, बराबर। और दूसरा है कि सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन होना चाहिए। रेलवे में टैक्स में है लेकिन बहुत मतलब कम है, राइट, वो ज़्यादा 50% होना चाहिए। राइट, राइट। और फैसिलिटी जो है जैसे हाउसिंग की है वगैरह, उसमें इंटरेस्ट भी सीनियर सिटीजन के लिए कम लगना चाहिए। So overall, we are talking
about better living conditions. We are talking about higher disposable income in their hands. We are talking about a lot of tax reliefs. Sir, what do you expect? आपकी क्या demand होगी? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का मेन प्रॉब्लम थे हेल्थ इश्यू। ये एज में एक्चुअली हम लोगों के पास जो मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए वो आइदर वी गेट आफ्टर इंश्योरेंस निकालने के बाद में मिलता है। अभी इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट आजकल हॉस्पिटल के चार्जेस इतने आते हैं कि जिसमें वो कवर नहीं होता है, और ऑफिस उसमें इंश्योरेंस का जो हम ये भरते हैं वो इंस्टॉलमेंट, उसमें भी हमको 14% GST लगता है। हाँ। वो भी निकालना चाहिए। हाँ। और सीनियर सिटीजन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। कौन सा भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जो डिसीज़ होगा उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। You are not getting any medical facility, anything, and you are giving pension 2,400. True. See, this is not a way. Yeah. You should think about and what is the Absolutely. whatever the meaning. Yeah. And you should complete the thing. That is my still. True. Sir, And so many other things, but let them. Yeah, let them speak. जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है। बड़े लोगों के लिए जो 30% वो परवड़ता है, लेकिन जो साधारण आदमी है वो इतना कमाता भी नहीं है कि वो 30% टैक्स दे सके। इसलिए इंडिया में हर एक के लिए अलग रेशिया होना चाहिए। किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 15%। कन्फ्यूजन इतना है कि लोग इससे बचने के लिए टैक्स चोरी करते हैं, धंधा बताते नहीं है। अगर आपको पूरा धंधा बताना है और पूरा इनकम लेना है तो उसके लिए टैक्स रेशियो जो भी है वो कम करना चाहिए, जिस वजह से लोग ज़्यादा आपके टैक्सेस से जुड़ेंगे और इंडिया की इनकम बढ़ेगी। चलिए, तो बजट पर सीनियर सिटीजन्स के दिल की बात तो आपने सुनी, वहीं मार्केट के दिग्गजों की बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? बजट में होने वाले ऐलान से मार्केट और अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलेगा, ये जानने के लिए हमने कोटक एएमसी के हर्षा उपाध्याय से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ खास बजट को लेते हुए मार्केट में एक तरफ से मोमेंटम आ सकता है, लेकिन जरूर इस पे नजर रखना चाहिए जहां पे एक दो चीज जो मार्केट के लिए बन चुका है, जो स्लो डाउन जो कैपेक्स नंबर्स पे हुआ है, वहां पे क्या वृद्धि दिखेगी नेक्स्ट ईयर बजट में। क्या कुछ टैक्सेशन में पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो कंजम्पशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये कुछ चीजें शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स के नजर में रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़ा सा गेम चेंजर जैसा कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज इस बजट में देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो थी तमाम बजट की बातें। अब कुछ खास खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन जारी है और इस खास मौके पर देश के जाने माने उद्योगपति और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने महाकुंभ में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। गौतम अडानी, अडानी समूह के अध्यक्ष ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में भाग लिया और कई आध्यात्मिक और परोपकारी गतिविधियों में शामिल हुए। अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर पवित्र पूजा अर्चना की। मैं यहाँ प्रयागराज की भूमि में आया हूँ। ये बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है। मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। जो यहाँ आके जो अनुभव मिला है वो आम और नहीं है, और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। अडानी समूह ने सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस्कॉन के साथ मिलकर हर दिन 1 लाख भक्तों को मुफ्त भोजन प्रदान किया है। गौतम अडानी और उनके परिवार ने इस्कॉन की रसोई का दौरा किया और भोजन बनाने की प्रक्रिया को करीब से देखा। उन्होंने भक्तों को भोजन परोसने का कार्य भी किया। अडानी और उनके परिवार ने भक्तों के साथ इस्कॉन में महाप्रसाद ग्रहण कर अपनी खुशी व्यक्त की।
विशेष प्रबंध जैसे कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों के साथ माताओं की सहायता के लिए गोल्फ कार्ट्स की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा अडानी समूह ने गीता प्रेस के साथ सहयोग कर महाकुंभ के भक्तों में आरती संग्रह की 1 करोड़ प्रतियां वितरित की। अपनी छोटी यात्रा के दौरान उन्होंने लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी पूजा की। इन पहलों ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति अडानी समूह की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, जो महाकुंभ मेले की भावना के अनुरूप है। और वहीं 20वें टाटा मुंबई मैराथन में एक बेहद खास हस्ती शामिल हुए। केरल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के.एम. अब्राहम ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से ये दौड़ लगाई। उनका संदेश साफ था, प्रभावित परिवार अपने पुनर्निर्माण के सफर में अकेले नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। The iconic Tata Mumbai Marathon was back for its 20th edition, with more than 65,000 runners hitting the streets of Maximum City. Among them was Kerala Chief Minister's Chief Principal Secretary and KIIFB CEO K.M. Abraham, running with a special message. His run was to build solidarity for thousands affected by the devastating Wayanad landslides and flash floods. We went through India's largest and most devastating landslide in recent times, lost over 200 houses, 1,000 rendered homeless, and we have taken up this rather colossal task of building 2 townships for them. We have to build these 1,000 houses in a seismically challenged area, which means the construction safeguards have got to be appropriately done, and therefore that adds to the cost of the house. So the message to Mumbaikars basically is, reach out, help us. But why choose a marathon in Mumbai to highlight a disaster in Kerala? We asked Mr. Abraham about his unique approach to spreading awareness. I chose the marathon as a mode actually because of the bandwidth that this particular event has. It's not about the funds alone. It's about every time a disaster happens, the disaster comes and the disaster goes, right? But the people who have gone through the disaster, they are very much there. So the message is that we are there for you. We are telling the people of Wayanad, the people who, particularly the families who got affected, the families who lost their loved ones, that no, they are not alone in this, that government is solidly backing them up. So my run in a very small way perhaps will strengthen and ensure that there is the confidence of the people that government will stand by them is very much enhanced. As the marathon continues, Mr. Abraham's run stands as a reminder that the people of Wayanad are not alone in their journey to rebuild their lives. चलिए, इधर दावोस में हम आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लगातार झलकियां दिखा रहे हैं और तमिलनाडु के इंडस्ट्री मंत्री टीआरबी राजा ने भरोसे और संबंधों की मजबूती पर ज़्यादा जोर दिया। उनसे खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर भट्ट ने। I am at World Economic Forum 2025 at Davos. I have a very dynamic leader with me, Mr. TRB Raja, Industry Minister of Tamil Nadu. Sir, thank you so much for joining us at Times Network, and congratulations on your new campaign, Bullish on Tamil Nadu. That's what you have launched at World Economic Forum. Why don't you tell us about it? No, we're just inviting the whole world to join the bull run. The entire world is bullish about the investments and the growth, the possibilities in Tamil Nadu. We're just telling the world that Tamil Nadu is the engine that's powering India, and if you want to grow with good infrastructure, good talent, then this is the first state that you need to step into. How do you manage equitable growth? Because there is a lot of consciousness about sustainability, climate. We see that across the promenade in Davos. How are you managing that challenge in a
growth-driven economy like Tamil Nadu? We don't have to manage it because we have embedded it into the system. That's called the Dravidian model of governance, right? Sustainability also equity and sustainability. It comes together in the package called Dravidian model of governance. And this has not happened over the past 3 years or 5 years or 10 years. This has happened over several decades, right from leaders like Anna and Kalaignar and now M.K. Stalin Avargal. We've made sure that women get equal opportunity. Every sector, every part of every single citizen in Tamil Nadu gets equal opportunity. And we ensure that distributed growth is ensured all over the state, and that's why today we are the most urbanized state. So when you come into Tamil Nadu, you can just walk into any place in Tamil Nadu, you will see best of infrastructure, best of social infrastructure, best of education, best of healthcare, and all this is possible because we worked so hard for the last several decades, and this is where we are now as the #1 state in India. One last question. I was speaking to a couple of foreign participants here yesterday and today. They have just one concern. I won't even call it a concern, but one observation that the relationship between state and center needs to be better for India to achieve its full potential in terms of growth, job creation, and keeping ahead in the technological revolution that's happening across the world. Your view? I mean, our Chief Minister also spoken about it some time back. We want the union to be more inclusive when it comes to, or at least just let us do our thing. I've made it very clear. Yesterday we opened the Invest India Pavilion with the Honorable Chief Minister of Maharashtra. Maharashtra and Tamil Nadu have been traditionally the most competitive states. We've been competing with each other. And I told him, both of us are competing with each other. But why? For India, isn't it? So we are competing to make it better for India. And I think the union is also getting the message that Tamil Nadu is a state which is powering India in a massive way. We're having amazing investments coming in, interest for investments coming in this way. Also, last year we met amazing people in the textile raw material space. Now this year we're going to probably get some of those announcements very soon in the next few weeks or probably in a month or so. So the outcome that's coming from all these foreign visits, especially that of the Honorable Chief Minister, also shows that Tamil Nadu is a state which has been working very hard on its infrastructure, on its policies and its capabilities, and bettering our capabilities every day. That's why we are upskilling our talent, even though we are extremely good with talent. We are constantly upskilling our talent and tailoring talent for the needs of the industry. And the industry around the world has taken note of that. And that's why you see Tamil Nadu going up the ladder every single day. Absolutely. So what we are seeing here is a very healthy competition. Thank you so much, Mr. Raja, for joining us. All the best. Thanks. In